स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ऑलमोस्ट हर साल इससे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर एक बार हम तो ब्रीफिंग देखेंगे कि ये ILO होता क्या है, फिर ये कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर, इसके अचीवमेंट्स, ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है कंट्रीज़ को, स्पेशली इंडिया को, और साथ ही में इसके कुछ फेलियर्स या फिर चैलेंजेस भी देखेंगे। ठीक है, एंड एट द एंड अपन इसके PYQs भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बना कब था, ये बना था 19 अप्रैल 1919 अंडर ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस के अंदर। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस वर्ल्ड वॉर 1 के एंड होने पे जब जर्मनी के साथ करी थी, तब ILO एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आज यूनाइटेड नेशन की। कब से, 1946 से। फिर इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर, सो इट वाज अ मेंबर सिंस 1919। जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो हम ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर होते हुए भी हमने इसको साइन किया है। ठीक है, इट वाज द ओनली बॉडी दैट सर्वाइव वर्ल्ड वॉर 2। बाकी सारी ख़त्म हो गई और ये बची है। ठीक है, और ये आज भी सस्टेन कर रही है। फिर है, ये हुई तो इसका ओरिजिन किस में था, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस में, लेकिन इसको एक्सटेंड कब किया था, उसको किया था डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया के अंदर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, ये आपको मेंशन भी करनी है, क्योंकि इसके अंदर क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स जो थे ILO के, उनको बताया था। ये 4 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4 जो प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। यही अपन लिख के आएंगे, ये मेन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, फिर है, पहला क्या है, लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन, यानी जैसे ट्रेड यूनियन की बात करी है। ठीक है, फिर है, पोवर्टी एनीवेयर इज़ अ डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, और फोर्थ है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये 4 प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ILO ने फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन के अंदर बोला था कौन कौन से, कि लेबर कमोडिटी नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, साथ ही में पोवर्टी कहीं नहीं होनी चाहिए, और चौथा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उससे पहले अपन एक बार ये इमेज देखते हैं, अपन इसके थ्रू याद करेंगे। अब फर्स्ट जो इमेज है, इसके अंदर क्या दिख रहा है, चाइल्ड लेबर। तो पहला डिक्लेरेशन, पहले जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। और क्या खराब दिख रहा है, अब ये जैसे हेल्थ वर्कर की सेफ्टी होनी इंश्योर करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में खाना पीना ढंग से देना चाहिए। ठीक है, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर ये सेकंड वाली इमेज में क्या दिख रहा है आपको, सेकंड वाली इमेज में वर्कर्स एसोसिएशन दिख रहा है, उनका ट्रेड यूनियन बनाने का राइट होना चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट होना चाहिए, सोशल डायलॉग का राइट होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है ILO के। तीसरी इमेज में क्या दिख रहा है कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रेस। ठीक है, तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। चौथा क्या है, चौथा देखो, कोई भी अगर लोकल लीडर ऐसे काम करता है जैसे कि झाड़ू लगा दिया उन लोगों के साथ, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है डिग्निटी ऑफ लेबर, कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। ठीक है, तो ये डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, एक सोशल जस्टिस के लिए, तो ये भी इसका ILO का ऑब्जेक्टिव हो गया। फिफ्थ इमेज में क्या दिख रहा है, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ ऑफ अ एम्प्लॉई, तो इंश्योर करना है कि पॉवर्टी नहीं हो, सोशल जस्टिस हो, साथ ही में जो इवन आफ्टर वर्क, मतलब एक जैसे रिटायरमेंट के बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलने चाहिए। ठीक है, और सिक्स्थ क्या है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इन सब चीज़ों पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव। बस ये इमेज को ध्यान रखना है, इससे अपने को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल याद रहेंगे। जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी हो गया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया, लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्रेशन, सोशल जस्टिस, पॉवर्टी इरेडिकेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। ये सारे अपन इमेजेस में देख चुके हैं। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, स्ट्रेंथन ट्राइपार्टिज्म एंड सोशल डायलॉग, जो अपन ने वो वाली इमेज देखी थी, कौन सी, जिसमें जो वर्कर्स
ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क, इरेडिकेट फोर्स एंड चाइल्ड लेबर, डेवलप वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी कि जैसे अपन ने जो ग्रोथ वाला देखा था ये आप उससे एसोसिएट कर लो। एनकरेज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स आप और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आप इमेज के थ्रू याद रखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से याद होगा, ठीक है। एग्जाम में यही इमेजेस ही याद आएंगी। फिर उसके बाद अपन कोट्स देख लेते हैं कि ILO इज़ द कंसाइंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क। आप इसको कहीं भी मेंशन कर सकते हो, जैसे आपने ILO लिखा तो फिर उसके बाद एक या फिर इसको जैसे उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया या फिर कंक्लूजन में लिख दिया या डेफिनेशन के बाद लिख दिया, जब भी अपन उसको ILO को डिफाइन कर रहे हैं। फिर ILO इज़ नॉट जस्ट अ फोरम ऑफ डिस्कशन बट अ प्लेस वेयर एक्शन इज टेकन टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वर्किंग पीपल, ठीक है। ये भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। फिर उसके बाद अपन आते हैं स्ट्रक्चर क्या है। ILO का स्ट्रक्चर, अब ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है कि अपन को बहुत नया पढ़ने को मिलेगा, ये वही है जो वर्ल्ड के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो भी स्ट्रक्चर वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन में होता है वही स्ट्रक्चर ILO में है। इनफैक्ट जो इंडिया में जैसा स्ट्रक्चर है ना आज, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ये सब पूरा वही की वही ILO का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम वर्ल्ड के स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हैं। तो ILO का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, एक होगी उसकी गवर्निंग बॉडी, और तीसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस एक तरह की पार्लियामेंट होती है, एक तरह की लेजिस्लेचर होती है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं सारे के सारे आते हैं, बैठते हैं। तो इनका काम क्या होता है, जैसे एक इंडिया की लेजिस्लेचर का सिनेरियो बनाओ, क्या काम होता है, जो सारे MPs आके मिलते हैं, बैठते हैं। तो सबसे पहले वो लॉ बनाते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ बनाते हैं, कमिटीज़ अपॉइंट करते हैं, बजट आता है तो उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फिर साथ ही में लोकसभा का क्या काम होता है कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर भी चूज़ करता है, ठीक है। तो यही काम किसके हैं? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के। इट एक्ट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ये हर साल मिलती है जेनेवा में और इसको बोलते हैं पार्लियामेंट ऑफ लेबर। इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेंबर स्टेट के, जैसे 2 गवर्नमेंट के हो गए, एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय, जैसे 2:1:1 के रेशो में डिवाइड होता है। इसके अंदर 187 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो सबके रिप्रेजेंटेटिव्स आके बैठते हैं। दे अडॉप्ट द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस। यानी कि जो अपन लॉ बोल रहे थे, लॉ का इनमें नाम क्या होता है? कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस। इनका काम होता है पॉलिसी मेकिंग, डिबेट्स करना, लेजिस्लेचर में डिबेट्स होती हैं आज हमारे, रिव्यूज़ एंड अप्रूव्स ILO का बजट, कमिटीज़ बनाना, अगर कोई लॉ है उसमें अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट ही करती है। फिर है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना, इन केस ऑफ इंडिया इट इज़ प्राइम मिनिस्टर। फिर है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी समझो एक एग्जीक्यूटिव की तरह होती है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? सबसे मेन काम होता है जो भी पॉलिसी बनाई है लेजिस्लेचर ने उसको इम्प्लीमेंट करना। तो सेम काम होता है गवर्निंग बॉडी का भी। तो ये क्या करती है? इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। ये हर साल 3 बार मिलती है और इसके अंदर 56 मेंबर्स होते हैं। वही 2:1:1 रेशो में होता है, ठीक है। जैसे 28 गवर्नमेंट के, 14 एम्प्लॉयर्स और 14 वर्कर्स। ये डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। फिर ये सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, प्रिपेयर एजेंडा ऑफ ईच सेशन एंड स्क्रूटनाइज द बजट, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ILO में। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस एक तरह का सेक्रेटरीट होता है, ठीक है। अब देखो जो सेक्रेटरीट होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं एक काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्यों? ACC होता है, दैट इज अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, उसके थ्रू एक कैबिनेट सेक्रेटरीट अपॉइंट होता है, ठीक है। तो सेम जो एग्जीक्यूटिव था वो भी जो ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का सेक्रेटरीट का जो हेड है, कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव। तो इस केस में कौन अपॉइंट करेगा? गवर्निंग बॉडी, ठीक है। जैसे अपॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो सेक्रेटरी का काम क्या होता है? सबसे मेन काम होता है टेक्निकल एडवाइस देना, ठीक है, रिपोर्ट्स देना, उनको इन्फॉर्मेशन देना। तो सेम काम ILO का भी है। जैसे
रिसर्च प्रोवाइड करना, टेक्निकल सपोर्ट देना, रिपोर्ट, ड्राफ्ट, कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस, इम्प्लीमेंट प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेट विद मेंबर कंट्रीज, मेंटेन कम्युनिकेशन विद अदर एजेंसीज। तो इट इज़ अ परमानेंट सेक्रेटरीट एंड हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। जो कौन अपॉइंट करता है? गवर्निंग बॉडी। और गवर्निंग बॉडी का हेड कौन अपॉइंट करता है? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स है। ये याद कर लिया तो आपको ये वो पूरा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। जैसे इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इलेक्ट करती है गवर्निंग बॉडी का हेड, ठीक है, जो अपॉइंट करता है डायरेक्टर जनरल, जो हेड करेगा किसको? ऑफिस को। फिर ऑफिस किसको रिपोर्ट करती है? डायरेक्टर जनरल को। फिर ये किसको रिपोर्ट करता है? गवर्निंग बॉडी को, और वो करती है ILC को। तो इस तरीके से पूरा जो फ्रेमवर्क है वो काम करता है, जो हमारे इंडिया में भी काम करता है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन, UN से लेके ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन में सब में यही काम करता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये याद कर लिया। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आपसे पूछ ले अगर GS में भी, तो आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, फिर है इंटरनेशनल लेबर कोड। अब हमने पढ़ा था कि ये जो ILC होती है ये क्या करती है? कन्वेंशंस बनाती है। तो वो कन्वेंशंस कहाँ इकट्ठी होती है? तो कन्वेंशंस को सबको इकट्ठा करके उसको एक नाम दे दिया जाता है, वो है इंटरनेशनल लेबर कोड। तो इस कोड के अंदर क्या होता है? कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस होती है जो ILO अडॉप्ट करती है। अडॉप्ट कैसे करेगी? जैसे कि ILC में लेके आएगी वो, फिर वहाँ पे वोटिंग होगी कि ठीक है, फिर वोटिंग होने के बाद वो कन्वेंशन बन जाएगी और उसके बाद उसको इंटरनेशनल लेबर कोड के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ उनका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे की सारे कोड और कन्वेंशंस लिखे हुए होते हैं। तो ये मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करता है और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे इश्यूज है वो कवर हैं जो अपन ने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े थे कि जेंडर के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, वर्किंग कंडीशंस के लिए, ठीक है, ट्रेड यूनियन के लिए। तो ये सारे के सारे इश्यूज किस में कवर होते हैं? इंटरनेशनल लेबर कोड के अंदर। प्रोवाइड गाइडेंस फॉर इंटरनेशनल लेबर लेजिस्लेशन, नेशनल लेबर लेजिस्लेशन, सर्व एज एन इवॉल्विंग फ्रेमवर्क फॉर डिसेंट वर्क वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये वाली लाइन देखो, जो भी कन्वेंशंस होती है वो एक गाइडेंस की तरह काम करती है कि अलग अलग कंट्रीज़ वो कन्वेंशन, वो कोड को लेके अपनी कंट्रीज़ में उसको अडॉप्ट करें ताकि जो ओवरऑल लेबर का वेलफेयर है वो इंश्योर हो, उनका स्टेटस इंक्रीज हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। यही तो ऑब्जेक्टिव होता है ILO का। ठीक है, फिर है कन्वेंशंस वर्सेस रिकमेंडेशंस। कन्वेंशंस को एक काइंड ऑफ जैसे कोड ऑफ कंडक्ट समझो और रिकमेंडेशंस को कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? बाइंडिंग होता है, डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो और ये लीगली बाइंडिंग होता है। लेकिन रिकमेंडेशंस क्या होती है? नॉन बाइंडिंग होती है। कन्वेंशंस को रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है लेकिन रिकमेंडेशन सिर्फ एक गाइडेंस की तरह होती है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जब कंट्रीज़ वो कन्वेंशन को रेटिफाई करे, यानी कि वो अपने लीगल सिस्टम में उसको इंश्योर करे या फिर कंप्लाई करे। जैसे कि अब लीगल सिस्टम में कैसे करेगी? वो वोटिंग के थ्रू करेगी। जैसे इक्वल रेन्यूमरेशन उनके कोड में लिखा हुआ है, तो इंडिया उसको कैसे करेगा? इंडिया अपना एक्ट पास करेगा, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 जैसे इंडिया ने कर रखा है। तो फिर वो पार्लियामेंट से पास होगा कोई भी लॉ, तो इसे बोलते हैं रेटिफाई करना। ठीक है, कन्वेंशन सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स, रिकमेंडेशन सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स। तो अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे हम कन्वेंशंस को रेटिफाई कर सकते हैं। रिकमेंडेशंस तो हमारे लिए बस गाइडेंस होती है कि आपको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। फिर अगर गाइडेंस है तो वो ऑफ कोर्स बाइंडिंग नहीं होगी। फिर है कन्वेंशंस मॉनिटर्ड बाय ILO एंड रिकमेंडेशन हैज़ मॉरल फोर्स ओनली। कन्वेंशंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड वेयर एज रिकमेंडेशंस कैन बी मॉडिफाइड, क्योंकि ये फिक्स नहीं होती और ये सिर्फ मॉरल गाइडेंस की तरह काम करती है। फिर अब आते हैं हम अचीवमेंट्स ऑफ ILO। ILO की क्या अचीवमेंट्स है, उसने क्या अचीव करा है? तो ये बहुत ही, इसमें ऐसा लग रहा होगा अपन क्या लिखेंगे, अपने को याद करना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अचीवमेंट्स ऑफ ILO में हम ये लिखेंगे कि जो भी इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जो भी लेबर कोड्स बनाए गए हैं, जो इंडिया खुद लेबर की वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए जो भी उसने प्रोविजंस करें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगली, या फिर प्रोग्राम्स, स्कीम्स, कोई लॉ लेके आ गया, तो ये सब किसका इन्फ्लुएंस है, ये सब किसकी अचीवमेंट है? ये सब ILO की अचीवमेंट है। हम यही लिखेंगे। ठीक है, तो ILO ने
पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस किया है लेबर वेलफेयर के लिए। जैसे इंडिया में उसने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया है, उसने लॉज को इन्फ्लुएंस किया, उसने प्रोग्राम्स को इन्फ्लुएंस किया है, स्कीम्स को इन्फ्लुएंस किया है। तो अपन यही लिखेंगे। तो लीगल फ्रेमवर्क में अपन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे किया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन DPSP में आर्टिकल 39 है, ठीक है, जो वर्किंग कंडीशन के लिए है। 41 किसके लिए, राइट टू वर्क है। 42 जैसे वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है। तो ये सब को इन्फ्लुएंस, ये सब बनाया है लेबर के लिए। और ये किसका अचीवमेंट है, ये ILO का अचीवमेंट है। तो ILO का अचीवमेंट कोई आपको नया टॉपिक याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस आप इसी को ही पढ़ लो। फिर है जैसे लॉज में अपन देखते हैं कि 87 और 98 वाला जो कन्वेंशन है वो ट्रेड यूनियन से है, कि एक्सप्रेशन वाला था ना, कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन, वो ये कन्वेंशन है 89-98। तो इसके लिए हमने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया। फिर है वर्कर्स राइट के लिए हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को बनाया, जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स कमेटी, या फिर जो भी एडजुडिकेशन से लेके कंसीलिएशन, मेडिएशन, जितना भी था वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर है। तो ये भी किसकी देन है, ILO की। फिर है वर्किंग कंडीशंस के लिए फैक्ट्रीज एक्ट आ गया, मिनिमम वेजेस एक्ट आ गया, सेफ्टी के लिए माइंस एक्ट आ गया। फिर है चाइल्ड लेबर के लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है। अब इसका 2016 में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ था। बॉन्डेड लेबर सिस्टम आ गया। फिर है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए अगेन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है ही अपने पास। जेंडर इक्वालिटी के लिए इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976, मैटर्निटी बेनिफिट वाला एक्ट अपन ने इन्हेंस किया है। फिर सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, प्रोविडेंट फंड, ये सारे एक्ट अपने को जितने आप याद कर सको उतना बेहतर है। फिर है ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होती है। तो अपन और भी लिख सकते हैं, स्कीम्स भी लिख सकते हैं, जैसे नरेगा स्कीम हो गई, ठीक है, MG नरेगा, या और भी आपको लेबर से रिलेटेड स्कीम्स याद आ रही है, कोई पॉलिसी याद आ रही है, तो वो सब लिख सकते हो। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ ILO ऑन ट्रेड यूनियन इन इंडिया। ट्रेड यूनियन पे कैसे इन्फ्लुएंस किया है। अब सोचो, ट्रेड यूनियन सबसे पहले तो एक्ट ही बना दिया 1926 वाला, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना दिया, फिर उसके बाद उनको रिकॉग्नाइजेशन के लिए प्रोविज़न बना दिया कि उनको रिकॉग्नाइज करना है। और ट्रेड यूनियन के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग का है, सोशल डायलॉग का है, गवर्नमेंट खुद आर्बिट्रेशन लेके आती है, एडजुडिकेशन होता है, कंसीलिएशन, लेबर कमिटीज़। तो ये सारी ट्रेड यूनियन को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर ये ILO ने ये इसका अचीवमेंट है कि आज ट्रेड यूनियन इतनी एक्टिव है। तो एक तो ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो DPSP का सॉरी ये फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 19 के अंदर, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वाला। ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन मॉडल है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेबर पॉलिसी, सोशल डायलॉग, वर्कर पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये सारे प्रोविजंस है जो ट्रेड यूनियन को इन्फ्लुएंस करा है, बिकॉज ILO ने, ये ILO की अचीवमेंट है। और अभी कुछ कन्वेंशंस आप याद कर सकते हो, जैसे 100 वाला इक्वल रेन्यूमरेशन कन्वेंशन है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये कन्वेंशन 87 है। अब साथ में ये सॉल्व करती है माइग्रेंट का इशू। जैसे खफाला सिस्टम था, आपने सुना होगा, खफाला सिस्टम में क्या होता है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ होती है वहाँ के कुछ एजेंट्स होते हैं जो इंडिया में आके जो गरीब लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि हम आपको सऊदी अरब UAE में नौकरी दिलाएंगे। तो जब ये एजेंट्स क्या करते हैं, इन वर्कर्स को उधर लेके जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वो उनके पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लेते हैं और उनको फिर एक टाइप का बॉन्डेड लेबर बना देते हैं कि आप वही काम करोगे जो हम बोलेंगे और वही काम करोगे जहाँ हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कफाला सिस्टम। इसमें जो एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसका भी जो काम है वो कौन देखता है, ILO देखता है। साथ ही में ILO SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा 8 नंबर, जो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, उसको भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किसने किया है, ILO ने। तो अपने को क्लियर हो गया कि इसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। तो ये अचीवमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि UPSC ने 2025 में भी क्वेश्चन पूछा था और ये मतलब 3 से 4 बार क्वेश्चन विद इन 10 to 15 ईयर्स पूछ चुकी है।
और ये बहुत ईजी टॉपिक है, अपने को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आना है और स्कीम्स पे ख़त्म करना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमेशा ILO अच्छा ही काम नहीं करता, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। तो क्यों ILO आज इतना कुछ अचीव नहीं कर पा रहा? जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सोचो कि आज भी हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स बहुत सारे हैं, है ना। आज भी अगर हम देखें माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत ज़्यादा इशू है, आज वॉर्स की वजह से इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे आज डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेबर वेजेस डिस्पैरिटी। ILO की खुद की रिपोर्ट बोलती है कि 30% मैन एंड वुमेन की वेज में डिस्पैरिटी आती है। तो ये ग्लास सीलिंग होती है, पिंक जॉब्स होती है वुमेन के लिए। तो इस चीज़ को डील, तो यहाँ कहीं ना कहीं ILO फेल हो रहा है, ये वो अचीव नहीं कर पाया। तो चैलेंजेस क्या क्या है, वो क्यों, मतलब लिमिटेशंस क्या है कि वो क्यों ये सब अचीव नहीं कर पा रहा? वो इसीलिए है, सबसे मेन बात तो रेटिफिकेशन। ये कन्वेंशंस बना तो देती है, लेकिन जो कंट्रीज़ होती है वो इनको रेटिफाई नहीं करती, वो उनको लीगली मानती ही नहीं है, कंप्लाई ही नहीं करती। तो ये सबसे बड़ा मेन कॉज है कि आज जो ILO है वो हर जगह इतना अचीव नहीं कर पा रहा है, कि वो फेल हो रहा है, ठीक है। फिर है कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किस चीज़ के लिए, रिसोर्स के लिए, फंडिंग के लिए। उसके पास खुद की एक इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, वो इतना ज़्यादा इन्फोर्समेंट पे ध्यान नहीं दे पाता। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। वेरिएशन इन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन, ओवरलैपिंग रहता है। फिर इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, उसके पास कोई वर्कफोर्स नहीं है देखने के लिए हर कंट्री में कि भाई ये चीज़ फॉलो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। लैक ऑफ कंप्लायंस इन डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ मानती ही नहीं है। जैसे आज भी अगर हम देखें चाइल्ड लेबर इंडिया में कितना ज़्यादा है, तो ये वायलेशन है, डिस्पाइट रेटिफिकेशन ये पूरा वायलेशन है। और ये ILO की फेलियर है कि वो उसको एनफोर्स करवा नहीं पा रही। फिर है आउटडेटेड कन्वेंशंस इन चेंजिंग लेबर सिनेरियो, जो कन्वेंशन आउटडेटेड हो चुकी है उसको वो इम्प्रूव नहीं करती, मतलब अपग्रेड नहीं करती टाइम टू टाइम। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं अभी देखते कहाँ कहाँ फेल हो रही है। जैसे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, आज इंडिया में 90% इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, सोचो 90%। फिर है गिग इकॉनमी आ रही है। गिग इकॉनमी में सबसे जो नेगेटिव रहता है वो क्या रहता है, सोशल सिक्योरिटी। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और अगर उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो उनको बाद में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन हो गया। ऑटोमेशन एंड AI इम्पैक्ट ऑन जॉब्स। अभी जैसे TCS कंपनी है, उसने अपने 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। 12,000 एम्प्लॉय। TCS और टाटा की कंपनी तो गवर्नमेंट जॉब्स जैसी होती है, लेकिन अब वो भी ड्यू टू AI, ड्यू टू ऑटोमेशन, वो लार्ज मास स्केल पे एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। तो ये उनका एक्सप्लॉयटेशन ही तो हुआ है। फिर है जेंडर इनइक्वालिटी एंड पे गैप्स, ठीक है। माइग्रेंट वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, वीक सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, ऑनगोइंग वॉर्स लाइक रशिया यूक्रेन, इसराइल हमास, ये वॉर्स की वजह से भी लेबर पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। फिर है क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन जॉब ट्रांजिशन। फिर कोविड-19 पे हमने भी देखा था कि लेबर की कितनी बुरी हालत हुई थी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिसे डील करना भी बाकी है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये उनके फेलियर हो रहे हैं। और पिछली स्लाइड में लिमिटेशन में क्यों क्या पढ़ा था कि फेलियर क्यों हो रहे हैं, ठीक है। फिर अपन आते हैं रेटिफिकेशन प्रॉब्लम। अब मैंने बता दिया रेटिफिकेशन क्या होता है, जब जो मेंबर स्टेट होती है, जो उसकी कंट्रीज होती है, उसको फॉर्मल अप्रूवल नहीं दे पाती उनकी कन्वेंशंस को, ठीक है। जैसे इंडिया ने ये वाली जो कन्वेंशन थी 87 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसको कन्वेंशन को एज इट इज़ नहीं लिया है हमने, उसको प्योरली फॉर्म में जिस तरह से वो कन्वेंशन है उसको हमने फॉर्मली अप्रूवल नहीं दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम रीज़न पढ़ेंगे और यही रीज़न बनेंगे कि रेटिफिकेशन क्यों नहीं होता। सबसे मेन बात है उसका रिजिड होना, ठीक है। कन्वेंशंस को आपको एज इट इज़ फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हर किसी कंट्रीज़ की सिचुएशंस अलग अलग होती है, तो इसीलिए हम कन्वेंशंस को जल्दी से रेटिफाई नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ जो मेन एंड फैक्टर है वो है अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनइकोनॉमिक डेवलपमेंट हर कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे हम यूरोप और अफ्रीका को कंपेयर करो, अगर कोई कन्वेंशन है तो वो यूरोप के अंदर बेसिक हो सकती है कि यार ये तो मिनिमम है, लेकिन वही चीज़ अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ा स्टैंडर्ड हो सकता है कि ये तो हमारा एक बेंचमार्क हो गया। तो वही कन्वेंशन दोनों कंट्रीज़ में सेम अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए दिस वाज अ मेन रीज़न
कि रेटिफिकेशन क्यों नहीं हो पाता। पहला क्या है, रिजिड नेचर, और दूसरा क्या है, अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर जैसे इंडिया में अगर उन्होंने बोला कि आपको ट्रेड यूनियन को बिल्कुल खुली पावर देनी है, बिल्कुल कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियन को पावर देनी है, ये कन्वेंशन में लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से रजिस्ट करेंगे वहाँ के एम्प्लॉयर कि यार अगर ट्रेड यूनियन को इतना पावर दे दोगे तो फिर हम अपना प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, या फिर हमारा इनोवेशन कैसे लेके आएंगे। ये ट्रेड यूनियन तो फिर हर बात पे स्ट्राइक करने चले जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ मेन रीज़न कि एम्प्लॉयर भी रेजिस्ट करता है, साथ में पॉलिटिकली रेजिस्टेंस भी आता है। फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज तो होते ही हैं हमारे। इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट करता है इंडस्ट्रीज़ पे। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कर्स को राइट्स दे दोगे तो इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या करती है, अपने लेबर लॉज को थोड़ा लिबरल रखती है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। चाइना में देख लो, वो तो हमसे भी बेकार वहाँ लेबर लॉज है, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी ग्रो कर गया, ठीक है। फिर है इंडिया। इंडिया ने 190 कन्वेंशन में से 47 कन्वेंशंस को ही रेटिफाई किया है। तो क्यों किया है? कुछ रीजंस अपन ने पहले पढ़ लिए थे कि इसका बहुत ज़्यादा रिजिड नेचर है, ठीक है, और क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट करता है हमारे करंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। इसीलिए हम वो कन्वेंशंस रेटिफाई नहीं करते। अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई एक्ट है तो फिर, लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस हमारे प्रोविजंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं तो हम उसको रेटिफाई नहीं करते हैं। फिर हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है तो हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। अब सोशल सिक्योरिटी वाला है तो सोशल सिक्योरिटी फॉर्मल सेक्टर में तो होता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। साथ में कंसर्न ओवर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। अब दिस इज़ अ डार्क ट्रूथ, बट जो इंडिया है आज वो अपना एक्सपोर्ट कर पा रहा है वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कॉस्ट एडवांटेज है, और कॉस्ट एडवांटेज कहाँ से आती है कि उसकी जो लेबर है वो चीप है, ठीक है। अब ये चीप लेबर की वजह से उसको इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस मिलती है। तो अगर हम ये सारी कन्वेंशंस अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारा चीप लेबर का कॉम्पिटिटिवनेस है वो हम खो देंगे। तो इसीलिए इंडिया का ना एक बहुत बड़ा क्लेम रहता है कि ये चीज़ जो डेवलप्ड कंट्री हम पे इम्पोज करिए, ये प्रिवेंटिव ग्रोथ का मेजर है कि डेवलपिंग कंट्री आगे ग्रोथ ना कर पाए, इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये सारी कन्वेंशंस इतने हाई स्टैंडर्ड पे लेकर आई है। साथ ही में ये प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी को भी शो करता है ऑफ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस रहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ और फॉलो कर रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी कुछ और है, हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो कुछ और है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशन। एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस एंड लैक ऑफ कंसेंसस, अपन ने ट्रेड यूनियन वाला पढ़ा ही था, अभी एग्जाम्पल देखा था कि ट्रेड यूनियन को अगर बहुत ज़्यादा पावर दे दी तो एम्प्लॉयर रेजिस्ट करने लगेगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कन्वेंशन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत वीक है तो अपन कलेक्टिव बार्गेनिंग को चाहे कि कन्वेंशन के जैसे इम्प्लीमेंट करें तो नहीं कर पाएंगे। कॉन्करेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज़ अ लेंदी प्रोसेस सिंस दिस लेबर इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। तो स्टेट्स के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करवाना, स्टेट्स के द्वारा इसको रेक्टिफाई कराना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा पढ़ लिया। दिल्ली डिक्लेरेशन याद रखना, इसके अंदर बोला था कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं डेवलप कंट्री यूज़ करती है इनको अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्री फॉर प्रिवेंटिव ग्रोथ एंड एज अ प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज यूएस है, तो यूएस के अंदर क्या होता है कि जैसे इंडिया से यहाँ पे चीप लेबर जाती है, यहाँ की कंपनीज मंगवाती है, लेकिन यूएस क्या बोलता है कि आईएलओ क्या बोलता है कि जो वेजेस है बहुत हाई होने चाहिए, मतलब मिनिमम वेजेस भी हाई होने चाहिए। अब जब वेजेस अगर हाई हो जाएंगे तो यहाँ की कंपनीज ये लेबर को बुलाएगी ही नहीं आगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ये डेवलप कंट्री की प्रोटेक्शनिस्ट सोच बताती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ता है केयर इकोनॉमी पे। केयर इकोनॉमी क्या होता है? अब केयर इकोनॉमी अपन जनरली सुनते हैं कि तो बहुत सोसाइटी का बहुत बेसिक सा टर्म है। इसके अंदर क्या होता है, ये वो इकोनॉमी होती है या वो एक फील्ड होती है जिसके अंदर केयर के थ्रू हेल्थ सेक्टर या फिर केयर या फिर सॉफ्ट सेक्टर होता है ना, जिसमें एल्डरली चिल्ड्रन इनकी केयर होती है, उसको बोलते हैं केयर इकोनॉमी। इसमें हेल्थ केयर आता है, चाइल्ड केयर आता है, एल्डरली केयर आता है, डोमेस्टिक वर्क आता है और सोशल सर्विस आता है। कि पेड भी होता है
और ये अनपेड भी होता है, मोस्टली तो ये अनपेड होता है। जैसे कि हाउसवाइफ होती है वो सबकी केयर करती है, लेकिन इसकी ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये जो सर्विसेज है, ये जीडीपी में ऐड नहीं होती, ठीक है। और ये जनरली वुमेन के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। अपन बोलते हैं ना पिंक जॉब्स, पिंक जॉब्स क्या होता है कि वुमेन, ठीक है, नर्सेज में ज़्यादा ठीक लगती है, ऐसे ये स्टीरियोटाइप्स है ना। तो ये होता है केयर इकनॉमी। तो केयर इकनॉमी खुद चाहे जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता हो, लेकिन ये इनडायरेक्टली जीडीपी में पार्टिसिपेट करता है। कैसे? जैसे कि ये हेल्थ केयर सेक्टर या फिर ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है, ये एजुकेशन को इम्प्रूव करता है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर हेल्थ सही रहेगी तो प्रोडक्टिविटी रहेगी, तो फिर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। इट इज़ प्रमोटेड बाय ILO एज अ पार्ट ऑफ डिसेंट वर्क एंड जेंडर इक्वालिटी एजेंडा। फिर है सोशल डायलॉग। सोशल डायलॉग का क्या मतलब होता है? सोशल डायलॉग कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन बिटवीन गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई, वो एक टाइप का सोशल डायलॉग है। वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट हो गया, सोशल डायलॉग है। कंसीलिएशन हो गया, मेडिएशन हो गए, ये वर्कर कमेटी हो गई, क्वालिटी सर्कल्स हो गए। तो ये सारे क्या है? सोशल डायलॉग है। तो ये बाई पार्टाइट भी हो सकते हैं, ट्राई पार्टाइट। बाई पार्टाइट में कौन होएगा? एम्प्लॉयर और वर्कर्स। लेकिन ट्राई पार्टाइट में गवर्नमेंट भी आ जाती है, जैसे कि एडजुडिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ लिख दो, एडजुडिकेशन। फिर है इसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कि अगर सब लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से नेगोशिएट करेंगे, अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, तो सोशल हार्मनी रहेगी, जल्दी से स्ट्राइक्स नहीं होगी, हम उसको अच्छे से पहले ही प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो हार्मनी होगी, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बढ़ेगा, इनिशिएटिव लेंगे, पॉलिसी मेकिंग क्या होगी? इंक्लूसिव होगी, ठीक है। अपन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अपन क्या करेंगे? डिफरेंट पर्सपेक्टिव इंक्लूड करेंगे थ्रू वर्कर पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट। फिर है इंश्योर फेयर वर्किंग कंडीशंस एंड डिसेंट वेजेस एंड स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। इसमें और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं जो अपन ने पहले वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में पढ़े थे। फिर आता है हाउ टू डेवलप सोशल डायलॉग। सोशल डायलॉग को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो सोचो, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए सबसे मेन चीज़ मैंने क्या पढ़ाई थी? वो थी कि ट्रेड यूनियन का स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वही है कि ट्रेड यूनियन क्या हो? स्ट्रेंथन हो या स्ट्रॉन्ग हो या स्टेबल हो। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो कि ट्रेड यूनियन को फ्रीडम हो, उनके पूरे राइट्स इंश्योर हो। साथ ही में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पूरा एक आप मैकेनिज्म अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश करो जिसके थ्रू आप सोशल डायलॉग इंश्योर करो। तो सबसे पहले मैकेनिज्म तो बनाओ, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए लोगों को ट्रेन करो, ये बताओ कि हाँ भाई WPM है, हमारे पास कंसिलिएशन है, हमारे पास वर्कर कमेटी है, क्वालिटी सर्कल्स है, ठीक है। उसके लिए वर्कर को ट्रेनिंग दो कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनकरेज गवर्नमेंट कमिटमेंट टू ट्राईपार्टाइट डिस्कशन। फिर है ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स क्या होती है? वो जॉब्स होती है जो कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबल जॉब्स होती हैं, ठीक है, एनवायरमेंटली रिस्टोरेशन या प्रिजर्वेशन से रिलेटेड होती है। जैसे कि सोलर में जितनी भी जॉब्स क्रिएट होती है उसको ग्रीन जॉब्स बोलते हैं, या ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो होती है, ठीक है। जो रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, तो इनको बोलते हैं ग्रीन जॉब्स। तो ये इट लीड्स टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो फिर देख लेते हैं PYQs अपने। ये है जैसे शॉर्ट नोट में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ILO। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ ILO देख लिया, इसमें अपने को क्या लिखना है? उसके ऑब्जेक्टिव्स जो अपन ने इमेजेस के थ्रू अच्छे से याद किए थे। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आपको इंट्रो देना है जिसमें डेफिनेशन देनी है। फिर आप इसके ऑब्जेक्टिव्स बता दो, फिर इसके आप अचीवमेंट्स बता दो, ठीक है। फिर उसके लिमिटेशंस बता दो, साथ ही में थोड़े अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दे दो, जैसे कि जो जो लिमिटेशंस है उनको रिवर्स कर देना।
फिर अपन ने जो कंक्लूजन में क्या पढ़ा था, कोट्स पढ़े थे, आप उन कोट्स को लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इंडिया का पर्सपेक्टिव दे देना, तो इसको आप जितना हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर ILO एंड लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन से लेके पूरा एंड तक, ठीक है। फिर ILO एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ILO होगा तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होंगे, ट्रेड यूनियन वाला देखा था अपन ने। अचीवमेंट्स ऑफ ILO डन, इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल डायलॉग डन। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर ऐड करो स्ट्रक्चर भी, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, रिपीटेड एंड डन। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ ILO ऑन लेबर लेजिस्लेशन एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, डन। फिर है ILO एंड इंडिया, डिस्कस द रोल प्लेड बाय ILO इन प्रिजर्विंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग इंडस्ट्रियल लेबर, ईजी एंड डन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो रिपीटेशन का लेवल देख रहे हो आप, कोई चीज़ बाहर तो जा नहीं रही है इन स्लाइड से, इनफैक्ट रिपीट और होती जा रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इज देयर एनी इन्फ्लुएंस ऑफ ILO ओवर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशंस? ऑफ कोर्स, पूरा ही है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना है और स्कीम्स तक एंड करना है, साथ में लॉज लिख दो। फिर एवेल्युएट करना है, तो अपन कुछ नेगेटिव भी लिखेंगे, जैसे कि जो अपन ने चैलेंजेस पढ़े थे अपन नेगेटिव में वो लिखेंगे, साथ में लिमिटेशंस भी लिखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर है एग्जामिन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्नाइजेशन इन दिस फील्ड, यानी कि ILO को किस किस और फैक्टर्स में जाना है और कौन कौन से मॉडर्निज्म में जाना है। जैसे ILO को AI में देखना पड़ेगा, फॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, लेबर कोड रिफॉर्म्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो इंडिया का लेबर कोड था आई गेस 2020 था, कंफर्म कर लेना, जिसके अंदर चार लेबर कोड के अंदर सारा की सारा जितने भी लॉज थे वो उनको इंटीग्रेट कर दिया गया था। अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये लेकिन ये भी किसकी देन है, ILO की है। तो ILO को इसको इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स कराने में अब हेल्प करनी पड़ेगी। फिर है कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्रीन जॉब्स, ठीक है। तो इन सब में अब ILO को वर्क करना पड़ेगा, ये उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। डिस्क्राइब कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ILO एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, स्ट्रक्चर बता देना, कॉम्पोजिशन बता देना और उसका इम्पैक्ट यानी उसका पॉजिटिव और नेगेटिव, कि कहाँ कहाँ वो लिमिटेड है और कहाँ कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं। साथ में पॉजिटिव यानी जो भी अपन ने अचीवमेंट्स पढ़ी है वो। मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ILO, डन, इमेजेस के साथ। व्हाट इज दिस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंडियन लेबर लेजिस्लेशन एंड इंडिया, डन। फिर आते हैं द अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड प्रेजेंट्स द मेन हिंड्रेंस to the adoption of ILO conventions and recommendations laying down uniform minimum labor standard। अब मैंने बहुत अच्छे से इसको कि इंडिया क्यों रेटिफाई नहीं कर पा रहा, अनइकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो दिस वाज अ रीज़न। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कॉम्प्रिहेंसिवली। साथ में जो अपन ने उसके साथ पॉइंट्स पढ़े थे कि लेबर रेजिस्टेंस, एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस होता है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस होता है, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी है, तो ये सारे अपने को इसमें मेंशन करने हैं। Comment and also bring out the impact of ILO convention on Indian labor legislation। impact वही पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। फिर हाउ फार हैज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द इंडियन लेबर सिचुएशन, वही हाउ फार में क्या बताना है, उसके पॉजिटिव एंड उसके नेगेटिव। सजेस्ट सूटेबल मेजर्स इन दिस रिगार्ड, जब ये मेजर्स पूछे तो जो भी नेगेटिव आ रहे हैं आपको उसको रिवर्स करके आपको बनाना है। जैसे कि वीक एनफोर्समेंट है तो आपको लिखना है कि एनफोर्समेंट अच्छे से कराना पड़ेगा, उसके लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज होनी चाहिए, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली काम करे हर कंट्री के अंदर। फिर है एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ ILO ऑन लेबर पॉलिसी, लेबर लेजिस्लेशन एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, डन एंड ईजी। फिर है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ ILO, डन। फंक्शंस में क्या लिखना है, फंक्शंस में जो भी अपन ने स्ट्रक्चर के फंक्शंस पढ़े थे ना, ILC के, ILO के, गवर्निंग बॉडी के, ये फंक्शंस किसके, ILO के, ठीक है। ऑल्सो क्रिटिकली एग्जामिन द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन लेबर मार्केट। पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर तो आपको पॉजिटिव लिखना है और
नेगेटिव लिखना है, यही लिखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो इससे। लेकिन आपको स्ट्रक्चर भी मेंशन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फिर है व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द ILO फॉर मिनिमाइजिंग द लेबर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल वर्कफोर्स। अरे भाई वही है सारी, कोई अलग से नहीं पढ़ने की अपन बैठ जाए ILO के सारे कोड पढ़ने लग जाए, ऐसा नहीं है। जो भी है, जैसे कि लेबर कोड ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है बेसिकली, लेबर कोड से रिलेटेड जो भी था ना, चाइल्ड लेबर था, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स थे, डिग्निटी ऑफ लेबर था, ये सारे अपने को इधर लिखनी है कि ये रिकमेंड किया है। टू व्हाट एक्सटेंट हैव दीज रिकमेंडेशंस हैव बीन फुलफिल्ड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। बहुत सारी लेबर लेजिस्लेशंस लिख दो और फिर उसके बाद नेगेटिव लिख दो कि कहाँ का ये अप्लाई नहीं हो रहा, कि इकॉनमी है आज, ठीक है, AI हो रहा है, तो ये सारी आपको इधर लिखनी है। समझ में आ गया कैसे लिखना है? कोई भी क्वेश्चन इस स्लाइड से बाहर नहीं आए हैं, प्लस सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सब में एक अचीवमेंट्स और लिमिटेशन पे तो बेस है तुम्हारा। फिर 2020, 23, 24, 25 की देखो 3 साल तो बिल्कुल रिपीटेड आए हैं, मतलब हर साल आए कॉन्सिक्यूटिवली। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ ILO ऑन इंडियन लेबर लेजिस्लेशन एंड सिस्टम ऑफ लेबर रिलेशन। कोई नया क्वेश्चन ये पीछे से रिपीटेड ही आया है। ILO इज स्टिल रेलेवेंट फॉर मॉडर्न इंडिया, एलैबोरेट इन डिटेल। स्टिल रेलेवेंट है भाई, इतनी प्रॉब्लम्स है, जो अपन ने सारे चैलेंजेस पढ़े थे वो मॉडर्न डे चैलेंजेस ही तो है, तो वही तो फुलफिल करना है। अब ILO और क्यों चाहिए हमें इन चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए, इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए आज ILO को और रेलेवेंट बल्कि होना पड़ेगा। एक्सप्लेन द ऑर्गन्स ऑफ ILO। ऑर्गन्स 3 पढ़े थे, तीनों को एक्सप्लेन कर दो कॉम्प्रिहेंसिवली। पूरा डेटा है तुम्हारे पास और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे समझाया था तुम्हें? बस इंडियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरीट का एग्जाम्पल लो और उसको दिमाग में रख के सारे पॉइंट्स बना लो। What are the role of ILO and how it has influenced labor and social policies in India? Elaborate। ये इस साल का ही क्वेश्चन है। सोचो कि इस साल का क्वेश्चन कितना रिपीटेड क्वेश्चन आया कि हर साल ही यही चलता आ रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सबकी वीडियो बन गई, कॉम्प्रिहेंसिवली बन गई, सबके PYQs भी हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप कि अब IR में आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे और एटलीस्ट जो ऑप्शनल पेपर 2 है तो उसमें तो IR आपको बेड़ा पार करा देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम HRM स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास होगी हमारी HRM की, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू सो मच।